हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडीज। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का चैप्टर 5, जिस चैप्टर 5 का नाम है नागरी लिपि। जो नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया पाठ है। चलिए इस वीडियो में हमको जानना है कि इस पाठ से कौन ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए और अपने हाई स्कूल के टेस्ट के लिए वह प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया जो पाठ है कि इसका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर क्या है और उसका उत्तर क्या हो सकता है, देखेंगे और इसको याद करने का सतत प्रयास करेंगे ताकि इस साल बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर अंक जो है वो नंबर 1 आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया 5 पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखना है नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। बहुत ही प्रश्न है, आपको क्या करना है, हिंदी विषय के प्रत्येक पाठ के लेखक का नाम याद करना है। वो गद्य हो चाहे पद्य हो, यानी कि मोटका हिंदी हो तो मोटका हिंदी में कहानी की तरफ से, चाहे इधर कविता की तरफ से हो, 12 को कहानी 12 को कविता की तरफ से जिसमें गद्य और पद्य है। चाहे आप पत्र की जो हिंदी वर्णिका उसमें जो पाठ है उसका भी लेखक का नाम आपको क्या करना है, रचनाकार का नाम याद करना है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, तो वह निबंध है। क्या है, निबंध है। साहित्य की कौन विधा है, नागरी लिपि साहित्य की वह निबंध विधा है। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय लिपियों की कहानी जो पुस्तक है वो पुस्तक का रचनाकार कौन है, गुणाकर मूल्य। माने कि लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। ठीक है, 4 नंबर। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। चलिए आगे। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, गुणाकर मूल्य का जन्म अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया। अगला प्रश्न क्या है कि यह जो नागरी लिपि पाठ है वह गुणाकर मूल्य के कौन पाठ से लिया गया, तो वह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। क्या लिया गया, भारतीय लिपियों की कहानी से यह पाठ लिया गया। कौन, तो नागरी लिपि। 7 नंबर है नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नागरी लिपि के जो प्राचीनतम जो लेख है वह किस प्रदेश से मिलता है, तो दक्कन प्रदेश से। दक्कन द आधा क होगा, दक्कन प्रदेश। ठीक है, 8 नंबर नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। यानी नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख कब से मिलने लग जाते हैं, तो 11वीं शताब्दी से वहां मिलने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, यानी कि देवनागरी लिपि से कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि से हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी आदि भाषा लिखी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो आपको देवनागरी बताना है। नेवारी की भाषा क्या है, नेवारी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी। मराठी की क्या है, तो बता देना देवनागरी। और हिंदी के साथ तो जन्म करते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी। ठीक है, चलिए 10 नंबर है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के जो लिखावट है, लेख है, वो कब से मिलने लगते हैं, 9वीं शताब्दी से मिलने लगते हैं, 9वीं सदी से। 11 नंबर हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सौरापाद। सौरापाद हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। यह भी एमए की परीक्षा आप देंगे, बीए में देंगे, हिंदी से तैयार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौरापाद कवि की कृति है, तो दोहा कोश। सौरापाद कवि की कौन कृति है, तो दोहा कोश है। 13वां प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर करलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है, तो वह देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर करलस्य जैसे शब्द लिपि माने किस लिपि में अंकित है, तो वहां भी देवनागरी लिपि में नहीं। 14 नंबर 14वीं 15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को क्या कहा है। प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को क्या कहा, तो उन लोगों ने अपनी लेखों के लिपि को नंदी नागरी कहा। क्या कहा? नंदी नागरी कहा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, 15वां प्रश्न है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। अगला प्रश्न क्या है कि बेतमा जो दान पत्र है वो किस समय का, तो 1020 ईस्वी के समय का। कब का है? तो 1020 ईस्वी के समय का है। चलिए, जो भी मेरे प्रिय स्टूडेंट यानी मेरे भाई एवं बहने जो भी लोग देख रहे हैं, तो कृपया आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने कर पता चले कि कौन कौन ऐसे जो महानुभाव है स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुनो कि गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। अगला प्रश्न क्या है कि गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरा लिपियों के विस्तृत यानी कि बहुत बड़ी जानकारी दिया है, तो वह अक्षर कथा। किसमें दिया? अक्षर कथा में संपूर्ण लिपियों की, पूरा लिपियों की विस्तृत यानी कि बहुत विस्तार से जानकारी दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे हो गया नहीं है अभी गया। चलिए ठीक है, चलिए ये है आपके ट्यूशन सेंटर का प्यारा सा नाम, इसका नाम है JMS ट्यूशन सेंटर, जय मां सरस्वती ट्यूशन सेंटर। 17 प्रश्न के महमूद गजनवी के बाद कि किन शासकों ने, महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं, तो मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन सिद्दीकी ने, उसके बाद शेरशाह ने। मोहम्मद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया है कि उस पर लिखवाया, अंकित करवाया, तो मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन सिद्दीकी, देख लेना नाम उधर, और शेरशाह ने। किसने? शेरशाह। 18वां प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआत की जो लेख है वह कहां से मिलने लगता है, तो दक्षिण भारत से मिलने लगते हैं। कहां से मिलने लगता है? दक्षिण भारत से। 19वां प्रश्न है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। अगला प्रश्न क्या है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो वह गुणाकर मूले की कृति है। किसकी कृति है? गुणाकर मूले की कृति है। 20वां प्रश्न है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। यहाँ लिखा है जिसकी रचना नहीं, किसकी रचना है, तो अक्षरों की कहानी गुणाकर मूले की रचना है। आपसे 4 को प्रश्न में 4 को ऑप्शन देगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको यही सही करना, 3 गलत रहता है, 1 सही रहता है, आपको देख के मानना। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो अक्षरों की कहानी गुणाकर मूले की रचना है। कि इस अक्षरों की कहानी पाठ के लेखक कौन है, तो वह गुणाकर मूले है। लेखक की जीवनी पढ़ा तो लेखक की जीवनी में उनके द्वारा लिखा गया कथा, कहानी, गद्य, उपन्यास, नाटक यानी कि जितना भी कुछ होता है उस सब उनका उसमें विवरण दिया रहता है कि इस लेखक के द्वारा जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ के अलावा कौन कौन ऐसा और भी पाठ है जो इन लेखक के द्वारा लिखा गया, इसमें दिया रहता है। आपको पढ़ना और याद करना। चलिए 11वां प्रश्न है कि सूर्य नामक, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो गुणाकर मूले की। सूर्य नामक जो पुस्तक है वहां भी किसकी रचना है, तो वहां गुणाकर मूले की रचना। इसके बाद में आगे बढ़े। आगे प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है। 24वां प्रश्न धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। अगला क्या है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक थे जो विधानुरागी थे, तो भोज। क्यों थे? भोज। ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था, तो देव। क्या नाम था? व्यक्तिगत नाम देव। आगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। चलिए संस्कृत में भी प्रश्न है और इंटर में भी आपसे, इंटर में हिंदी में और यहाँ प्रश्न इतिहास में पूछा जाएगा और साथ साथ 10वीं कक्षा का संस्कृत और हिंदी में पूछा, हिंदी में तो आइए संस्कृत में पूछा जाएगा कि रामायण की रचना किस भाषा में। तो हम आपको बताते हैं रामायण और महाभारत की जो रचना हुई है, तो रामायण और महाभारत की रचना वह संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तमिल, मलयालम, तेलुगु,
कन्नड़ कहाँ की भाषा है? अगला प्रश्न क्या है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु कहाँ की भाषाएं हैं? तो वहाँ दक्षिण भारत की भाषा है। कहाँ की भाषा है? तो वहाँ दक्षिण भारत की भाषा है। ठीक है, हम लोग का भाषा क्षेत्र क्या है जानते करते हैं। चलिए, आपके क्षेत्र का भाषा क्या है मेरे प्रिय स्टूडेंट लोग? तो आपको बताना है, कमेंट करना कि आपके क्षेत्र का भाषा क्या है और किस भाषा में आप अच्छी तरह से बात करते हैं। चलिए, 28 नंबर है, पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? अगला प्रश्न क्या है कि पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? तो पहली बार देवनागरी लिपि के जो टाइप थे तो करीब 2 सदी पहले, यानी कि करीब 2 सदी पहले बने थे। कब बने थे? करीब 2 सदी पहले बने थे। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न दे देता हूं 29 नंबर। बहुत बढ़िया। 29 नंबर है, 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र, पलियम जो ताम्रपत्र था वह किस लिपि में है? तो यह नागरी लिपि में है। प्रश्न क्या है कि 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण की पलियम की ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो वह नागरी लिपि में। कौन सी लिपि में है? तो नागरी लिपि में। 30 नंबर प्रश्न है, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह देवनागरी लिपि में। आपसे पूछा जाए कि नेवारी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको बता दें नेवारी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक नंबर प्रश्न है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी के जो उपभाषा है जैसे भोजपुरी, तो वह हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो वहां भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये तो था नागरी लिपि, यानी कि हिंदी का 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का 5 पाठ। इस पाठ का नाम था नागरी लिपि, जो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया पाठ था। इस पाठ से हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे 31 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस प्रश्न को आपको देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन में सबसे पहले चले। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना। इस वीडियो के बाद में मिलेंगे फिर एक नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।